आप देख रहे हैं जस हिंदी। मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहते हैं कि जो कमजोरी है वो सिर्फ आपकी सोच में है, आपके दिमाग में है। अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से उभरने की एक बार ठान लें तो कोई भी चीज आपके आड़े नहीं आ सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया था लुइस ब्रेल ने, जिनके जन्मदिन को आज वर्ल्ड ब्रेल डे के नाम से मनाया जाता है। जनाब 4 जनवरी 1809 वो तारीख जब लुइस ब्रेल का जन्म हुआ। आज इसीलिए एक बार फिर निकले हैं आवाम के बीच ये जानने कि आखिर उनकी जिंदगी में ब्रेल की जो स्क्रिप्ट है, या कहा जाए ब्रेल जिस तरीके से काम करती है, उसकी क्या अहमियत है। आज कुछ ब्लाइंड लोगों से मिलेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, ये जानेंगे कि वो लुइस ब्रेल के बारे में कितना जानते हैं और आप तक लुइस ब्रेल की बात पहुंचाएंगे। तो चलिए जनाब, अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं। टेक्नोलॉजी देखते हैं, ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल किस तरीके से स्क्रिप्ट ये काम करती है ये देखेंगे। तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जनाब, अब बात करते हैं उस इंसान के बारे में जिसका आज जन्मदिन है, यानी कि लुइस ब्रेल के बारे में। हमारे साथ हैं शिव शर्मा जी, जो कि बाय प्रोफेशन एक क्लर्क हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे ये जानते हैं कि लुइस ब्रेल के बारे में वो कितना जानते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाम की आवाज़ कार्यक्रम में। जी गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी देखने वालों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आप जो हैं काफ़ी लोगों तक मोटिवेशन पहुँचाते हैं। जहाँ तक मैं आपके बारे में जान पाया हूँ, आप क्लैरिकल का जॉब तो करते ही हैं, पर साथ में आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं एक तरीके से। लुइस ब्रेल और ब्रेल लैंग्वेज स्क्रिप्ट कहा जाए, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाते हैं। तो थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप लुइस ब्रेल के बारे में हमारे दर्शकों को हमें बताएं। जी, लुइस ब्रेल का किसी भी जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन नहीं होगा जिसने लुइस ब्रेल का नाम ना सुना हो, क्योंकि लुइस ब्रेल ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसको हम ब्रेल के नाम से जानते हैं। और वो ब्रेल एक स्क्रिप्ट है जिसमें 6 डॉट होते हैं, और उसके थ्रू टच कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड उसमें कोई भी दुनिया की लैंग्वेज पढ़ और लिख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा लुइस ब्रेल के बारे में। डॉक्टर लुइस ब्रेल का जन्म 1809 को फ्रांस में हुआ था, और उनके जो पिताजी थे वो एक मोची का काम करते थे। जब लुइस ब्रेल 3 इयर्स के थे तो वो अपने पिताजी की दुकान पे थे, तो एक नोकीला औजार लगने के कारण उन आँख में उनकी जो है वो औजार लगा, जिससे उनकी आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। एक टाइम आते आते उनकी जो दोनों आंखों की रोशनी है वो चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्टडी की, पढ़े लिखे। आप जानते हैं कि उस समय में एक विजुअली इम्पेयर्ड का स्टैंड होना और पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा टेक्टाइल बनाया जिसको हम ब्रेल के नाम से जानते हैं। उनको ये इंस्पिरेशन वहाँ से मिली कि पहले फ्रांसीसी सेना में रात को मैसेजेस करने के लिए, एक दूसरे को जो कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस देने के लिए कुछ साइंस का इस्तेमाल किया जाता था, जिनको कागज़ या किसी चमड़े की चीज़ के ऊपर वो उभारते थे। वो एक उभरे हुए कुछ साइंस होते थे जिसको वो रात के अंधेरे में, क्योंकि तब टॉर्चेस वगैरह इतनी नहीं थी, तो रात के अंधेरे में अगर किसी सैनिक को, किसी सोल्जर को कोई मैसेजेस देना था तो वो एक साइन लैंग्वेज थी जिसको टच करके वो सैनिक, वो सोल्जर्स उस बात को समझ जाते थे। तो वहाँ से लुइस ब्रेल जी को ये एक प्रेरणा मिली कि जब एक अंधेरे में नॉर्मल व्यक्ति साइंस को समझ सकता है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम विजुअली इम्पेयर्ड्स की लाइफ भी चेंज हो और उसमें कुछ इन्वेंशन हो। तो उसके बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया। 1824 में उन्होंने ब्रेल का जो आविष्कार किया था। पहले इसमें 12 डॉट्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में उसको इन्होंने जो है जब अमेंडमेंट किया, जब रिसर्च करते रहे तो उसको 6 डॉट्स में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और 1854 में उनकी डेथ हुई। तब तक ब्रेल को किसी भी गवर्नमेंट ने कोई इसको मान्यता नहीं दी थी, लेकिन उनकी डेथ के 2 साल बाद, उनकी डेथ 6 जनवरी 1854 को हुई थी, और 1856 में फ्रांस गवर्नमेंट ने ब्रेल को एज ए स्क्रिप्ट उसको एक मान्यता दे दी थी। तो ये शॉर्ट में लुइस ब्रेल जी का जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। ना सिर्फ शर्मा जी,
बल्कि ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सभी तमाम मुसीबतों से उभर कर अपने आप को एक मुकाम दिया। जो चीज़ शायद हम नहीं सोच सकते, वो चीज़ उन्होंने कर दिखाई। हम कई बार सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो मुसीबतें हैं उसके आगे रास्ता दिखना बंद हो जाता है, लेकिन ज़रा सोच के देखिए, जिन्हें ये संसार नहीं दिखता, जिन्हें बचपन से ही नहीं दिखता, उनके साथ कैसे होता होगा। तो शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आपके बारे में थोड़ा सा, आपकी लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप बचपन से ही नहीं देख पाते हैं? जी गौतम जी, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और मेरी जो लाइफ है वो, मैं एक डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश के पृथ्वीपुर नामक गांव में पैदा हुआ और बहुत सिंपल फैमिली में मैं पैदा हुआ। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड था, लेकिन मैं 2 महीने का था जब से मेरा पीजी चंडीगढ़ में इलाज शुरू हो गया था। तो उस समय डॉक्टर जगत राम पीजीआई में आजकल डायरेक्टर हैं, वो उस समय आइज़ डिपार्टमेंट में हेड थे। उन्होंने उसी समय बता दिया था कि जो लोग बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनका कोई क्योर नहीं है अभी तक, मतलब कि कोई क्योर नहीं है, इन फ्यूचर आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये जो ब्लाइंड लोग हैं वो कुछ कर नहीं सकते, इनके स्कूल्स होते हैं स्पेशल। तो उनके बदौलत उन्होंने हमें बताया, तो आज मैं ये चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 में है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग शुरू की 6 साल की उम्र में। 2007 में मैंने +2 करी और उसके बाद चंडीगढ़ में मैंने सेक्टर 11 कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। 2011 में मैंने फिर अपनी बीएड स्टार्ट की और मैंने बीएड सेक्टर 20 से कंप्लीट की। देन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी किया और अब मैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यूटी चंडीगढ़ में जॉब कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मैं यही जानना चाहूँगा कि जब एक इंसान पैदा होता है, जब हम बच्चे होते हैं, तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ उसी टाइम से ही हमारे सर पर आ जाती हैं। एक कहा जाए इच्छाओं की जिम्मेदारियाँ, माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा। तो जब पता चला घर वालों को कि आप देख नहीं सकते, तो क्या रिएक्शन रहा? गौतम जी, पेरेंट्स के लिए तो उनके बच्चे जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो दुनिया का नज़रिया है वो कई बार पेरेंट्स को नेगेटिव कर देता है। जब मेरा बर्थ हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा इलाज शुरू किया, लेकिन कई लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम थी कि ये क्या करेगा, आपके घर में कोई ग्रह था, कोई पिछले जन्म के वो जो कुछ ऐसा था जी कि आपके घर में कोई पूजा नहीं हुई, या आपका बच्चा ब्लाइंड है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसको मार डालना चाहिए, या ये क्या करेगा, भीख मांगेगा, इसकी कोई लाइफ नहीं है। तो वो जो नेगेटिविटी एक जो सोसाइटी की नेगेटिविटी है वो बहुत झेलनी पड़ी। जब मेरी एडमिशन 6 साल की उम्र में स्कूल में हुई, लोगों ने ये नहीं देखा कि एक पॉजिटिव कदम है कि ये कुछ पढ़ जाए, तो लोगों ने पेरेंट्स को ये कहना शुरू कर दिया कि लगता है ये इस बच्चे का खर्चा नहीं उठाना चाहते, इसलिए इन्होंने उस बच्चे को उठा के हॉस्टल में डाल दिया। तो वो भी एक टाइम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए, आज वही लोग हमसे लीगल एडवाइस लेने के लिए आते हैं और हम उनको गाइड करते हैं, रिश्तेदारों में भी और वैसे भी। तो एक नेगेटिव जो उस टाइम नज़रिया था वो धीरे धीरे हमने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी पॉजिटिविटी से उसको हमने पॉजिटिव किया। जब मैं डिपार्टमेंट में जॉब करने लगा, जब ये स्पेशल रिजर्व पोस्ट जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आई, तो लोगों का ये नज़रिया था कि एक ब्लाइंड को हमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड की पोस्ट है, वो क्या काम करेगा। लेकिन अब अगर आप मेरे डिपार्टमेंट में बात करें तो उनका जो एटीट्यूड है, जो नज़रिया है, वो बिल्कुल चेंज है। मैं अपने डिपार्टमेंट में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, और मैं सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के चला हूँ और मेरे डिपार्टमेंट का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है। पॉजिटिविटी एक बहुत ज़रूरी है, और सेंसिटाइजेशन हम जो भी है, एक सोसाइटी का जो सपोर्ट है, वो किसी भी जो हम जिनको कह सकते हैं कि जो थोड़ा बैकवर्ड रह गए हैं, हम अपने आप को बैकवर्ड नहीं मानते, लेकिन सोसाइटी हमें बैकवर्ड कई बार मानती है कि हम बहुत पीछे हैं, उनका एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मैं एक बार पैदल टहल रहा था सेक्टर 7 चंडीगढ़ में, और मैं मंदिर के आगे से निकल रहा था, मुझे मार्केट जाना था, मैं कहीं से आ रहा था, मुझे कुछ सामान लेना था। तो मेरे आगे एक मर्सिडीज़ गाड़ी आके रुकती है और उसमें से एक शीशा डाउन होता है और एक मैडम पढ़ी लिखी
बात बाहर निकाल के कहती हैं कि ये आप 10 रुपये लीजिए और आप कुछ खा लीजिए। मैंने कहा मैडम मैं एबल हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, आप सबकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं नहीं आप फिर भी खा लीजिए, मुझे किसी पंडित ने ये बात बोली थी कि किसी ब्लाइंड को कुछ ना कुछ खिला दीजिए। सो अभी भी हम, दुनिया चांद पर पहुंचने की बात करती है, लेकिन अभी भी हमारी जो सोच है वो इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गई है। हमें आपकी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं, आपकी एम्पैथी की ज़रूरत है। आप, हमें नज़र की नहीं, एक नज़रिए की ज़रूरत है कि एक अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सोच बदलने की ज़रूरत है। आज भी कहीं ना कहीं जो ब्लाइंड लोग हैं उन्हें इस तरीके से देखा जाता है कि वो भीख ही मांगते हैं, लेकिन उन्होंने जो जो अचीव किया है वो ज़रा जनाब आपको भी देखने की ज़रूरत है। अपने आसपास नज़रें घुमाइए, कई ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। ना सिर्फ शर्मा जी जो कि एक बाय प्रोफेशन एक क्लर्क हैं, बल्कि कई ऐसे एडवोकेट हैं जो अच्छे पढ़े लिखे और तेज तरार जिसे कहा जाता है उन एडवोकेटों को भी मात देकर बैठ जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल आपको अपने पास मिलेंगे, लेकिन ज़रूरत है आंखें खोलकर उन्हें देखने की, उन्हें पहचानने की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटकर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये लिपि जो है, जो ब्रेल लिपि है, वो किस तरीके से काम करती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक ब्लाइंड किस तरीके से कर सकता है और बहुत बखूबी कर सकता है, वो आपको दिखाएंगे। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बात कही थी कि आपको मैं ब्रेक के बाद दिखाऊंगा कि ये जो ब्रेल लिपि है किस तरीके से काम करती है। एक छोटा सा नमूना है। शर्मा जी हमारे साथ ही हैं और उन्हीं से जानेंगे कि वो किस तरीके से ये जो कहा जाए फ्रेम है, जो हमें आम लोगों को फ्रेम दिखाई देता है, एग्जैक्टली क्या है। शर्मा जी ये जानना चाहूंगा कि आपके हाथ में जो चीज़ है वो क्या है। गौतम जी ये एक ब्रेल स्लेट है, इसको हम स्लेट कहते हैं, इंटर पॉइंट स्लेट, IP स्लेट कहते हैं हमको, इसको इंटर पॉइंटेड स्लेट है। इसमें ब्रेल लिखने की एक खासियत है कि हम इसको लिखते राइट टू लेफ्ट है और जो पढ़ा जाता है वो लेफ़्ट टू राइट पढ़ा जाता है। इसमें 6 डॉट्स होते हैं। ये स्टाइलस है, इसको हम स्टाइलस कहते हैं। इससे हम पिंच करके, इसमें मैंने ये पेज लगाया हुआ है, इस पेज को हम जब भी इसमें मैंने कुछ भी लिखना है, मैं अभी आपको एक नमूना इसका मैं दिखा देता हूँ। ये मैं इस समय इस स्लेट पे ABCD लिख रहा हूँ और जब मैं इस पे पेज बाहर निकालूंगा तो मैं आपको सारी ABCD पढ़ के सुना दूंगा। ये मैंने पेज निकाला और ये मैंने इसको उल्टा किया। अब हम इसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये उभरे हुए जो अक्षर हैं, ये 6 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। दिस इज़ द ब्रेल। और इसमें मैंने ये ABCDEFG ये जो भी मैंने लिखा है, आप इन 6 डॉट से दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इस लिपि में लिख सकते हैं। तो ये ब्रेल है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बुक्स या कोई भी मैगजीन्स या जो भी हमने नोट्स लिखने हैं उसको हम ब्रेल में लिख सकते हैं। यानी कि शुरुआती दौर में अगर आपको सीखना है, अगर आप नहीं देख सकते तो ये बहुत काम आती है। जिस तरीके से बच्चों का स्लेट होता है और उसमें उनको आ से अनार और क से कबूतर सिखाया जाता है, वो ये जो नहीं देख सकते उनके लिए ये वही काम करती है। जी बिल्कुल, ये वही काम करती है। और ब्रेल बेसिक है क्योंकि ब्रेल से पढ़ने से हमें हमारी एक जो स्पेलिंग, जो वोकेबलरी है वो बढ़ती है। मैं इसको हम कुछ सुन के पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो साइलेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, साइकोलॉजी शब्द है जिसमें P साइलेंट है, शुरू में हम पढ़ेंगे। अगर हम ऑडियो में उसको सुनते रहेंगे तो हमें वो चीज़ पता नहीं चलेगी कि उसमें P साइलेंट है। अगर हम उसको ब्रेल में पढ़ेंगे और उसको हमारी स्पेलिंग वोकेबलरी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और ये जो चीज़ है, ये लॉन्ग टर्म जो है विजुअली इम्पेयर्ड की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए जनाब, अब आपको ले चलते हैं शर्मा जी के ऑफिस और आपको एक नमूना और दिखाते हैं कि किस तरीके से वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और अपने डेली रूटीन के कामों को करते हैं। हम सभी ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल है, हमारे सामने जो काम है वो मुश्किल है। ज़रा वो सोच के देखिए कि हमारी ज़िंदगी के आसान काम भी जो हम अपनी आंखों से देखकर बहुत आसानी से कर लेते हैं, वो एक ऐसे इंसान के लिए जिसके पास उसकी आंखों में रोशनी नहीं है कितने मुश्किल होते होंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज हर कोई करना चाहता है और हमारे साथ जो शिव शर्मा है वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और वो किस तरीके से करते हैं मैं चाहूँगा कि शिव शर्मा आपको खुद दिखाएं। शिव जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से सिस्टम पे कुछ भी टाइप करते हैं या फाइल को ढूंढते हैं। अभी आपके सिस्टम पे MS वर्ड आपने खुद खोला हुआ है, तो आप कैसे टाइप करेंगे वो मुझे ज़रा आप बताइए।
गौतम जी, हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं लैपटॉप और ये कंप्यूटर सब कुछ एक आम लैपटॉप और एक ये जो कीबोर्ड है, इसमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, जिसके थ्रू जो भी हमारी स्क्रीन, ये एक SRS है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू हम जो भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे टाइप करेंगे वो हमें ये चीज़ यहाँ पे बोल के बताएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी, मैंने यहाँ पर अभी लिखा हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, और अभी ये मुझे वो बोल के भी बताएंगे। ये उन्होंने मुझे बताया, जो भी मैं इस पे लिखूँगा वो मुझे सारी चीज़ें बताएंगे। मैंने मान लो कोई वर्ड अक्षर कोई डिलीट करना है तो L मेरा डिलीट हो गया, L डिलीट हो गया। तो जो भी इसमें मैं टाइप करूँगा या कोई भी फंक्शनिंग मैं करना चाहूँगा, वो मेरा जो सॉफ्टवेयर है, जो मेरी स्क्रीन पे इनपुट आ रहा है, वो मुझे वो चीज़ वो सारा कुछ बोल के बताएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो ब्रेल लैंग्वेज से ही हुई, क्योंकि अगर वही एक ब्रेल लैंग्वेज है जिसने आपको मदद की ये सब चीज़ें सीखने में। जी सर, ब्रेल एक बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि ब्रेल के बिना हम अपनी स्पेलिंग्स, वोकेबलरी और सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। टचिंग सेंस का भी ब्रेल में बहुत बड़ा हाथ रहता है, जिससे हमें कोई भी काम करने में ब्रेल जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाती है। बिल्कुल जनाब, तो ये है इम्पोर्टेंस ब्रेल की, जो एक ज़िंदगी में कुछ एक ख़ास करने की ज़रूरत, इम्पोर्टेंस को बढ़ाती है और वो काम करने में बहुत मदद करती है। किसी ने बहुत सही कहा है कि जनाब, जब संगीत आपके कानों में जाता है तो आपकी ज़िंदगी की तमाम वो मुश्किलें, तमाम वो परेशानियां जो आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, वो कहाँ छूमंतर हो जाती हैं कि पता भी नहीं चलता। आज हम जान रहे हैं कि लुइस ब्रेल के बारे में। आज उनका जन्मदिन है। उन्होंने जो ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट जो उन लोगों को दी जो देख नहीं सकते, संसार को देख नहीं सकते, लेकिन उस संसार के लिए, उस समाज के काबिल बनाने के लिए उन्हें वो लिपि देकर गए, और जो आज शायद हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल निभाती है, जो इस दुनिया को नहीं देख सकते और जो देख सकते हैं उनको मदद करती है उन ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी को समझने के लिए और उसे बेहतर तरीके से और बेहतर बनाने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं जो कि म्यूज़िक के प्रोफेसर हैं, बहुत से स्टूडेंट को वो सिखाते हैं। मुरलीधर जी हैं हमारे साथ। मैं उनसे जानना चाहूँगा उनकी ज़िंदगी के बारे में, म्यूज़िक के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आवाम की आवाज़ कार्यक्रम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जानना चाहूँगा कि आपने म्यूज़िक की शुरुआत कब से की? मैं जब छोटा ही था तो मेरी आंखें ख़राब हो गई, तो मैं किसी के साथ, कोई हमारे गांव में ही थे, तो उन्होंने कहा इनको ना ब्लाइंड स्कूल में आप दाखिल कराओ। तो हरिद्वार में आश्रम में ब्लाइंड्स का था वो, तो वहाँ पर आश्रम में मैं दाखिल हुआ और वहीं पे मैंने प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। उसके बाद फिर फ़िरोज़पुर पंजाब में मैंने 5 साल किया गुरुजी के पास। हमारे गुरुजी थे श्री मेहरचंद अधाना, तो उनके पास मैं 5 साल 1974 से लेकर के 1979 तक मैं वहाँ पे रहा। तो उनके पास ही मैंने 9th क्लास मैंने पढ़ाई भी कर ली थी और विशारद मैंने किया था म्यूज़िक में उनके पास। और फिर उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ आ गया। तो चंडीगढ़ आकर के फिर मैंने एक छोटी सी एकेडमी खोली म्यूज़िक की। फिर यहाँ पर बच्चे तो काफ़ी हो गए थे सीखने वाले, लेकिन मैंने आगे पढ़ना था, तो फिर मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई। यहाँ पर जैनेंद्र गुरुकुल हाई स्कूल है पंचकूला में, ओल्ड पंचकूला में। तो फिर वहाँ पर मैंने 8 साल म्यूज़िक टीचिंग की जॉब की। ब्रेल जो लिपि है उसने आपकी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार निभाया? हाँ, ब्रेल मैंने वहीं हरिद्वार में आश्रम में सीखा था। मैंने अजरत धाम अंध विद्यालय, वहाँ पर मैंने सीखा था। और उसके बाद तो वही शुरुआत थी जो हमें ज्ञान के दरवाज़े खोले।
ब्रेल से ही मैंने जो बाकी सब्जेक्ट जो थे वो पढ़े, वो चाहे हिस्ट्री है, चाहे हिंदी है, चाहे म्यूज़िक के नोट्स हैं, तो वो सारे जितने भी जो भी जैसे संगीतकारों की जीवनियाँ हैं या इंस्ट्रूमेंटल जो बजाते हैं उनके वादक जो हैं उनकी जीवनियाँ, या हमारे स्वरों के बारे में, राग के बारे में, ये हम ब्रेल में उसको लिख लेते थे। और ब्रेल में लिखे लिखाए किताबें भी मिल जाती जो देहरादून से छपती हैं म्यूज़िक की, तो ब्रेल में वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। तो अगर ये सोचा जाए कि अगर ब्रेल लिपि का इजाद ना हुआ होता तो ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते? हाँ, तो अधूरापन होता, क्योंकि ठीक है म्यूज़िक तो सीख जाते हैं, लेकिन जो हमें बाकी चीज़ों का ज्ञान है, जो हमें समाज में बातचीत करने का तौर तरीका है, बोलने का तहज़ीब है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हमें बाकी सब्जेक्ट को देख करके स्टोरी में जो हमें पढ़ाई जाती हैं उनमें देखकर क्या क्या चीज़ें हुई, हमारे पीछे इतिहास में क्या क्या हुआ है ना, तो इन चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान होता है। कि ब्रेल लिपि अगर नहीं होती तो शायद आपको किसी और पर डिपेंड हमेशा रहना पड़ता। शायद और शायद मैं अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 चंडीगढ़ में प्रोफेसर हूँ म्यूज़िक वोकल का, तो यहाँ पर मैं शायद नहीं पहुँच पाता मैं, अगर क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं होनी थी, तो बिना डिग्री के, बिना पढ़ाई के, खाली म्यूज़िक से तो बात नहीं बनती। तो ये इम्पोर्टेंस रही जनाब ब्रेल की, ब्रेल लिपि की, ये जो जिन्होंने इनका साथ दिया, अभी जो आप बहुत प्यारा जो गाना सुन रहे थे उसमें इनके स्टूडेंट्स ने साथ दिया, इनकी वाइफ साथ बैठी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ब्रेल जो लिपि है, लुइस ब्रेल का जो काम है, अगर वो उन्होंने ना किया होता, अगर वो घबरा के घर बैठ गए होते, तो शायद आज हज़ारों करोड़ों जो वो लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड लोग हैं, तो शायद आज उनकी ज़िंदगी अधूरी रह गई होती। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं लुइस ब्रेल को लेकर, लेकिन एक उस इंसान की जिंदगी को लेकर भी बात कर रहे हैं जिसकी आंखें नहीं होती है। आम लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर उनकी जिंदगी में क्या होता अगर उनकी आंखें ना होती। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम नगीना है। नगीना जी, नाम? मेरा नाम हेमा। नगीना जी, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो कई बार ये होता है कि कोई बाय बर्थ जिसकी आंखें नहीं होती, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी एक्सीडेंट से या किसी ना किसी वजह से उनकी आंखें चली जाती हैं, तो एक आम जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो कभी क्या आपने किसी ब्लाइंड को देखा है उसकी ज़िंदगी को गुजरते हुए, किस तरीके से वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है? सर मेन बात तो ये है कि एक आम इंसान पूरा होते हुए भी अधूरा रहता है, कि मतलब कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, बस ठीक है कर रहे हैं, काट रहे हैं ज़िंदगी। लेकिन जो स्पेशल पर्सन होते हैं उन्हें हम डिसेबल नहीं कहेंगे, स्पेशल कहेंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ को कैसे इतने अच्छे से एंजॉय करते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन भी नहीं कर पा रहा। अभी मेरे फ्रेंड है शिव कुमार शर्मा, जिनसे अभी बात की सर ने, उन्हें हमने देखा, प्रोफाइल चेक की फेसबुक पे, उनका इतना इंस्पिरेशन मिली कि वो एक डिसेबल पर्सन या स्पेशल पर्सन होते हुए भी कितना अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हम जब सोचते हैं कि अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो शायद हम जिंदगी नहीं देख पाएंगे, दुनिया के रंग नहीं देख पाएंगे, तो शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही लगता सर। एक्चुअली मुझे भी एक बारी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे टीबी की प्रॉब्लम हुई थी, तो उस समय मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो वहाँ पे मुझे एक काउंसलर मिले, उन्होंने समझाया कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, आप मेडिसिन लेंगे तो दोबारा बढ़ सकते हो। पर मैंने उस समय बिल्कुल ही हौसला ही ढा चुकी थी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी लाइफ में ये बहुत नेगेटिव हो चुकी थी उस समय मुझे। अब जब मैं मोटिवेशन ऐसे देखती हूँ, पर पहले से अब बहुत बेस्ट होगी, क्योंकि जब मैं एक्चुअली मैं मार्केटिंग लाइन्स में भी जुड़ी हूँ, उसके बाद मुझे पता चला कि लाइफ को जीना किसको बोलते हैं। जब आप किसी ब्लाइंड को देखते हैं जो नहीं देख सकता, तो क्या चीज़ दिमाग में आती है? सबसे पहले उनसे सिंपैथी होती है हमें कि ये देख नहीं सकते, हम इतना सारा देख सकते हैं, तो इनको भी ऐसा कुछ हो जाए कि ये दुनिया को देख सकें, समझ सकें। और इनके लिए इस तरह की नई टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत होती है कि ये आगे ये भी बढ़ सकें, सारा काम ये भी कर सकते हैं। और अभी आजकल ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि जिनमें इनको ऑफिसों में भी इनको काम दिया जा रहा है, और इनके अलग से ब्रेल लिपि के द्वारा ये अपना लिखना पढ़ना या सारा समझ सकते हैं।
और इसमें जो है सरकार को भी सहयोग और आगे बढ़ के आना चाहिए। जो भगवान का ऊपर से ही कहर बरपा होता है जिन लोगों के ऊपर, तो उनके अंदर हमें उनको सिंपैथी की जगह हमें उनके अंदर ना डिटर्मिनेशन डालनी चाहिए कि हाँ वो कर सकते हैं, वो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि वो नहीं कर सकते। तो हमें उनको एक मोटिवेट करना चाहिए। अगर हम उनको आगे के आगे मोटिवेट करेंगे तो हम उनको सहयोग कर सकते हैं इस तरीके से। जो इंसान अपनी ज़िंदगी से जूझने की कोशिश करता है और जूझना चाहता है, वो जनाब हर एक मुसीबत से उभर सकता है, निकल सकता है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि उसे आपका साथ मिलता रहे, आप उसे बुरी नज़र से ना देखें, आप उसका सिर्फ मोटिवेशन अगर आप उसका बढ़ाते हैं, आप उसका कहा जाए कि हौसला बढ़ाते हैं, तो वो ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर लेगा जो एक आम इंसान भी हासिल कर सकता है। वो शायद उससे बेहतर ही कर दिखाए। तो ज़रूरत होती है उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की, उसका हौसला बढ़ाने की, उसको गलत ना समझें, उसे भिखारी ना समझें, उसे ये ना समझें कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जनाब, जो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कमज़ोरी आपकी सोच में है। अगर आप अपनी चुनौतियों से उभरने का एक बार ठान लें और उस रास्ते पर चल पड़ें, तो वो कमज़ोरी कहाँ गायब हो जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। आवाम की आवाज़ में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।